आजकल आपके टूर बहुत लग रहे हैं। क्या बात है जनाब? संजना अमित से चुहलबाजी कर रही थी। क्या करूं, नौकरी का सवाल है। नहीं तो तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है। अमित ने भी हंसी का जवाब हंसी में दे दिया। पहले तो ऐसा नहीं था, फिर अचानक इतने ज़्यादा टूर क्यों हो रहे हैं? इस बार संजना ने संजीदगी से पूछा था। तो क्या घर बैठ जाऊं? अमित को गुस्सा आ गया। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? मैं तो यूं ही पूछ रही थी, संजना बोली। जैसी कंपनी कहेगी वही करना पड़ेगा। ठीक है, पर तुम मुझ पर शक कर रही हो, अमित ने कहा। जैसे मैं किसी और से मिलने जाता हूँ, है ना? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, संजना ने कहा। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिनका कुछ भी मतलब नहीं होता है। अच्छा बाबा, माफ़ कर दो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि गर्मी की छुट्टियों में हम सब बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने चलें। संजना जैसे अपनी सफाई पेश कर रही थी। ठीक है, देखते हैं, अमित ने कहा। एक दिन घर का कामकाज निपटाकर संजना छत पर चली गई थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। जब दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोसन नमिता खड़ी थी। आओ नमिता भाभी, अचानक कैसे आना हुआ? संजना ने पूछा। तुम्हें पता है संजना कि आजकल कॉलोनी में क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता? अरे पिछले कई दिनों से एक पगली इस कॉलोनी में आई हुई है और सब बच्चे उसे छेड़ते रहते हैं। हाँ, मैंने भी उसे देखा है, पर बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वे दोनों बात कर ही रही थी कि बाहर बहुत शोर सुनाई दिया। दोनों घर से बाहर आ गई। संजना ने देखा कि एक लड़की भाग रही थी और कुछ बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे। संजना ने उन बच्चों को डांट लगाई और उसे अपने साथ घर में ले आई। अंदर आते ही वह लड़की बेहोश हो गई। संजना ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। होश में आने पर वह संजना से लिपट कर रोने लगी। संजना ने लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन वह चुप रही। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और संजना से ऐसे लिपट गई जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। संजना ने उसे आराम से बैठाया और उसे खाने को दिया तो वह फटाफट 5-6 रोटियां खा गई, जैसे बहुत दिनों से भूखी हो। कौन हो तुम? पड़ोसन, संजना ने उस लड़की से पूछा तो वह चुप रही। कई बार पूछने पर वह बोली, रिया, रिया। संजना, पता नहीं यह कहाँ से आई है। अब इसे यहाँ से जाने को कह दें, नमिता ने संजना को सलाह दी। कैसी बातें कर रही हो भाभी? कुछ देर आराम कर ले, फिर जाने को कह दूंगी, संजना बोली। देख, मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। नमिता ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। भाभी, आपको पता है कि मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ। मैं उनसे बात करूँगी, आप परेशान न हो, संजना बोली। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर नमिता चली गई। संजना जब वापस आई तो देखा कि वह लड़की कमरे के एक कोने में दुबकी डरी सहमी बैठी थी। संजना ने उसे आवाज़ लगाई, रिया। वह कुछ नहीं बोली, बल्कि और सिमट कर बैठ गई। संजना उसके पास गई और पूछा, रिया नाम है ना तुम्हारा? उस लड़की ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। संजना ने उससे कहा, देखो, डरो नहीं, बताओ तुम कहाँ से आई हो, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। वह लड़की इतना ही बोली, मेरा कोई घर नहीं है बीबी जी। संजना को हैरानी हुई कि यह तो कहीं से पागल नहीं लग रही है। अचानक उस लड़की ने संजना के पैर पकड़ लिए। संजना को उसका बदन गर्म लगा। ऐसा लगता था जैसे उसे बुखार हो। अच्छा ठीक है, आज की रात तुम यहीं रह जाओ, कल मैं तुम्हें अपनी संस्था में ले जाऊंगी। बीबी जी, आप मुझे अपने पास रख लो, मैं घर का सारा काम करूंगी, कहकर वह फिर से रोने लगी। अच्छा, आज तो तुम यहीं रहो, फिर कल देखेंगे, संजना बोली। अमित रात को काफ़ी देर से आया था, सो उसे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। अगली सुबह संजना ने अमित को उस लड़की के बारे में बताया। अमित ने साफ शब्दों में कह दिया, संजना, इसको अभी घर से निकालो, पता नहीं कौन है। हाँ अमित, लेकिन अभी मैं इसे अपनी संस्था में ले जाती हूँ। मैं रात को घर आऊँ तो मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए, कहकर अमित चला गया। संजना नीचे आई तो देखा कि उस लड़की को तेज बुखार था। रात को अमित ने संजना से पूछा, क्या वह लड़की चली गई? संजना ने कहा, नहीं। क्यों? अमित बोला। अमित, उसे बहुत तेज बुखार है और ऐसी हालत में वह लड़की कहाँ जाएगी? अगर वह मर गई तो? मुझे नहीं पता, कहते हुए अमित नीचे चला गया।
वहाँ वह लड़की बेहोश पड़ी थी। पता नहीं क्यों अमित उसे देखकर हैरानी में पड़ गया। संजना, शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर यह यहाँ से गई और मर गई तो क्या होगा? फिर क्या करें? ऐसा करते हैं, जब तक ठीक नहीं हो जाती इसे अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक है। आजकल करते करते कई दिन हो गए, पर रिया वहाँ से न जा सकी। वैसे संजना अब तक सिर्फ इतना ही जान पाई थी कि वह एक पहाड़ी लड़की थी और किसी बाबूजी से मिलने आई थी। तुम्हें यहाँ कौन छोड़ गया है? संजना ने पूछा। मेरे गांव के कई लोग यहाँ पर फेरी लगाने आते हैं। उन्हीं लोगों के साथ मैं भी आ गई। देखो, अगर तुम हमें अपने गांव का नाम पता बता दोगी तो हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे, संजना ने कहा। मैं पहली बार अपने गांव से बाहर निकली हूँ और मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे गांव का नाम क्या है। पता नहीं वह सच बोल रही थी या झूठ, पर संजना को उसकी बातों पर कभी भरोसा हो जाता तो कभी नहीं। अभी रिया को आए हुए कुछ समय ही बीता था कि संजना को पता चला कि वह मां बनने वाली है। संजना हैरानी में पड़ गई कि अब क्या करें। उसने रिया से पूछा कि यह सब क्या है, कौन है इस बच्चे का पिता। लेकिन रिया का एक ही जवाब होता, बीबी जी मुझे नहीं पता, शायद पागलपन के दौरे में मेरा किसी ने फ़ायदा उठा लिया होगा। तू याद करने की कोशिश तो कर, शायद याद आ जाए। नहीं बीबी जी, क्योंकि जब मुझे दौरा पड़ता है तो उस वक्त की सारी बातें मैं भूल जाती हूँ। संजना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अमित से बात की। यह सब सुनकर वह भड़क उठा। मैंने पहले ही कहा था कि इस झंझट में मत फंसो, अब भुगतो। तो क्या उसे घर से निकाल दूं? अब क्या घर से निकालोगी? रहने दो अब। संजना ने अपने पड़ोसियों से बात की। सबने यही राय दी कि उसे फौरन घर से निकाल देना चाहिए। पर संजना रिया को वहां से जाने के लिए एक बार भी नहीं कह पाई। रिया के मां बनने का समय भी आ गया था। संजना अब तक बड़ी बहन की तरह रिया की देखभाल कर रही थी। रिया को एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ। उस बच्चे को देखकर संजना को अपने बच्चों के बचपन के याद आ गए। ठीक होने के बाद रिया ने फिर से घर के काम करने शुरू कर दिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन सुबह संजना ने देखा कि रसोई बिखरी पड़ी है। इसका मतलब अभी तक रिया नहीं आई थी। कुछ देर उसका इंतजार करने के बाद संजना उसके कमरे में आई तो देखा कि रिया कमरे में नहीं थी और उसका बच्चा पलंग पर सो रहा था। संजना ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे के पास एक चिट्ठी रखी थी। संजना ने उसे पढ़ना शुरू किया। दीदी, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पागल बनना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मुझे अपने घर में नहीं रखती। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। कुछ समय पहले अमित साहब मेरे गांव आए थे। उन्होंने मुझे एक अच्छी ज़िंदगी के सपने दिखाए, लेकिन बदले में आपने जान ही लिया होगा कि मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। दीदी, मैंने ही साहब को मजबूर किया था कि अगर वे मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे तो मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। साहब जैसे भी हैं, लेकिन वह अपना घर नहीं तोड़ना चाहते हैं। अगर मैं चाहती तो आपके घर में रह सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच को ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपाया जा सकता। दीदी, आप इतनी अच्छी हैं कि कभी-कभी मुझे लगता था कि मैं आपके साथ बेईमानी कर रही हूँ, लेकिन इस बच्चे की वजह से चुप कर जाती थी। दीदी, अब यह आपका बच्चा है। आप जैसे चाहें इसकी परवरिश कर सकती हैं। मैंने साहब को माफ़ कर दिया है। आप भी उनको माफ़ कर दो। संजना चिट्ठी पढ़कर मानो आसमान से नीचे गिर पड़ी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह, उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा, पर उसे पता भी नहीं चला। उसने कभी भी अमित और रिया को एक साथ नहीं देखा था और न ही दोनों को कभी बातें करते सुना था। तो फिर कब? संजना को लगा कि कमरे की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं, संजना, पगली वह नहीं तू थी जो अपने पति और एक अनजान लड़की पर भरोसा कर बैठी। पगली, पगली, पगली। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।